हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। टुडेज 8th ऑफ फेब। आज की न्यूज़ डिस्कस करेंगे। काफी कुछ बेहतरीन आज इस सेशन में रहने वाला है। आज हमारे पास न्यूज़ काफी है मेरे भाई, क्योंकि आपको पता ही है कल मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू रहा था। और मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू जब रहता है उसके पैरेलल कुछ बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं। ओके, सो उसके अलावा भी काफी कुछ है जो कि डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगेन मेरे दोस्त, गुजारिश रहेगी यहाँ पर कि प्लीज वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। ओके, वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। आज का मोटिवेशनल कोड भी काफी बढ़िया है। देखो मोटिवेशन, देखो मोटिवेशन, मोटिवेशन मोटिवेशन हर किसी को कहीं ना कहीं मोटिवेशन तो चाहिए। ठीक है, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूं। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में मोटिवेशन की नीड होती है, बट नीड होती है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो मोटिवेशन के साथ ना आप डिसिप्लिन रखो। और डिसिप्लिन को अगर ऊपर रखोगे तो आपको ना बहुत बार बहुत सारी जगह मोटिवेशन की नीड ही नहीं होगी। आप डिसिप्लिन हो, आपको पता है कि हाँ जी मेरे को ये काम करना है, या मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये चीजें करनी है। आपने निर्धारित कर ली है कि मेरी लाइफ में ये चार चीजें हैं और ये मुझे हर हालत में करनी करनी है। तो वो आप अगर डेली बेसिस पे कर रहे हो तो फिर आप एक बात बताओ, किस चीज की मोटिवेशन की नीड है। आपको पता है जो बंदा डिसिप्लिन होता है ना, जो अनुशासित होता है, उसको अगर परिणाम नहीं भी मिल रहा होता ना, रिजल्ट उसको नहीं भी मिल रहा होता, तो वो पेशेंस का साथ लेता है, सब्र का साथ लेता है। और वो कहीं ना कहीं इस बात को अपने एक कहीं ना कहीं एक कोने में दिमाग के इसको निर्धारित कर लेता है कि अभी मैं पेशेंस रखता हूं, अभी मैं सब्र रखता हूं, मैं अपनी प्रोसेस को बेहतरीन करता हूं, लगातार चलता हूं। और कैसे परिणाम नहीं मिलेगा, मिलेगा भाई, मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। आपको बस लगातार चलना होगा, और लगातार चलते समय पे आपको बस इस बात का ध्यान देना होगा कि जहां भी आपको कमी लगे उस पर बेहतर काम करना है, जहां भी आपको कमी लगे उस पर और बेहतर काम करना है। तो अपने लूपहोल्स पे काम करने की जरूरत है, अपने लूपहोल्स पे काम करिए। और ये जो मोटिवेशन है, जब आप इसको डिसिप्लिन के फॉर्म में लेके चलोगे, आप खुद देखोगे कि कितने बदलाव और कितना बेहतरीन मेरे दोस्त परिणाम और रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? और ऊपर वाले का नाम लेते चलो, राधे राधे करते चलो, जय श्री राधे करते चलो, चीज अपने आप बेहतरीन होती चली जाएगी। फर्स्ट न्यूज, यहां से एग्जाम में सवाल बन चुका है, इसलिए मैं कहूंगा इसको जितना स्टार मार्क कर सकते हो उतने स्टार मार्क कर लेना मेरे भाई। ठीक है, हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद की बात करते हैं। और फरीदाबाद में सूरज कुंड मेले की बात करते हैं। जो ये सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर है, ये आपका फरीदाबाद में शुरू हुआ है। इंपॉर्टेंट ये है, इसका एडिशन 38 है। ओके, इंपॉर्टेंट यू है, इसका मतलब ये है कि हाँ जी वेन्यू पूछा जा सकता है, एक तो फरीदाबाद, और दूसरा एडिशन पूछा जा सकता है। तो जो गजेंद्र सिंह शेखावत साहब है, ओके, और साथ ही साथ जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है नायाब सिंह सैनी, इन दोनों ने यहां पर इसका उद्घाटन किया था। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि गजेंद्र सिंह शेखावत साहब जो है, इनके पास कौन सा मंत्रालय है मेरे भाई। ओके, ये तो बड़ा इजी है, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट और है, एक तो पार्टनर स्टेट, ओके, या मैं फिर ये कहूंगा इससे बढ़िया शब्द है थीम स्टेट। ओके, और पार्टनर कंट्री। थीम स्टेट और पार्टनर कंट्री, इसमें जो थीम स्टेट है वो आपके दो हैं, एक मध्य प्रदेश और एक उड़ीसा है। ओके, मध्य प्रदेश उड़ीसा। और जो पार्टनर कंट्री है वो इस बार बिम्स्टेक कंट्री है। बिम्स्टेक कंट्री, जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, उसके जो सदस्य देश हैं, ओके, या जो उसके मेंबर हैं, वो यहां पर मेरे दोस्त पार्टनर कंट्री रहे हैं। ओके, आगे देखते हैं। एडिशन वही बात लिखी हुई है कि जो बिम्स्टेक कंट्री है हैव बीन इंक्लूडेड एज द पार्टनर नेशन। तो बात समझ में आ गई, बिम्स्टेक नेशन जो है वो पार्टनर कंट्रीज हो गए। ओके, ये वाला पॉइंट क्लियर है। थीम स्टेट आपके मध्य प्रदेश और उड़ीसा हो गए। इसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत और नायाब सिंह सैनी साहब का उद्घाटन किया गया था। क्लियर? जो गजेंद्र सिंह शेखावत साहब है, इनके पास मंत्रालय कौन सा है? फटाफट फटाफट आंसर करिए मेरे भाई। गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, सर ये दो मंत्रालय देख रहे हैं, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ओके, और एक मेरे भाई मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, दो मंत्रालय सर के पास है। और क्या याद रख सकते हैं हम लोग यहां से? हरियाणा के मुख्यमंत्री तो पता चली गए। हरियाणा की जो राजधानी है, ओके, वो क्या है आपकी? हरियाणा मेरे दोस्त। कैपिटल चंडीगढ़, ओके, चंडीगढ़। ओके, नायाब सिंह सैनी ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर हो गए। गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू बंडारू दत्तात्रेय। ओके, दत्तात्रेय।
दत्तात्रेय। ओके, ये बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हो गए, इतना तो क्लियर हो गया। इसके अलावा और कौन सा स्टेट न्यूज में आया है, स्टेट मतलब अभी इसमें रहा है तो एक उड़ीसा रहा है। उड़ीसा की कैपिटल क्या है सर? उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ओके, भुवनेश्वर। सर मुख्यमंत्री कौन है, गवर्नर कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है? मोहन चरण मांझी। ओके, मोहन चरण मांझी ये यहाँ के मुख्यमंत्री है। गवर्नर का नाम है कंबमपति हरिबाबू। ओके, कंबमपति हरिबाबू, कंबमपति सिर्फ इतना शॉर्ट में याद रख लोगे, कंबमपति हरि बाबू, के एच बाबू। ओके, के एच बाबू। इसके अलावा और क्या याद रख सकते हैं? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। ओके, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है मेरे भाई? सर इनका नाम भी मोहन है, मोहन यादव, मोहन यादव। यहाँ के गवर्नर कौन है मेरे भाई? गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल। ओके, एमसी पटेल। क्या नाम है? एमसी पटेल। मगन भाई, छगन भाई, या फिर मंगू भाई सी पटेल, ऐसे याद रखिएगा। बात समझ में आ रही है? आपके होमवर्क का सवाल है कि ये जो गजेंद्र सिंह शेखावत साहब है, इनकी कॉन्स्टिट्युएंसी क्या है, क्या निर्वाचन क्षेत्र है, क्या ये राजस्थान के जोधपुर से सांसद है? मुझे तो नहीं पता, आराम से ढूंढ के जवाब दीजिएगा। अगला देखिएगा। अच्छा देखो, थोड़ा सा ना बिम्स्टेक भी लपेट लेते हैं, ठीक है? बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहां पर है, बिम्स्टेक में कौन कौन से देश मेंबर है? तो देखो, बी फॉर बिम्स्टेक, बी फॉर बांग्लादेश, और बांग्लादेश के ढाका में इसका हेडक्वार्टर है। कहां पर मेरे भाई? बांग्लादेश के ढाका में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 6 जून 1997, 6 जून 1997 को इसकी स्थापना हुई थी, 1997 में मेरे भाई। ओके, तो हेडक्वार्टर क्लियर हो गया, और ये क्लियर हो गया हमारा कि फाउंडेशन ईयर क्या है। नेक्स्ट, बिम्स्टेक देशों में याद रख सकते हो तो भूटान है, बांग्लादेश है, इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है मेरे भाई, और थाईलैंड। ओके, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, इंडिया हो गया, और मेरे दोस्त म्यांमार हो गया, म्यांमार हो गया। ओके, डन। नेक्स्ट, इस एनुअल फेयर में 600 से ज्यादा पार्टिसिपेंट रहेंगे 42 देशों के, जिसमें इजिप्ट, इथोपिया, सीरिया, अफगानिस्तान, बेलारूस के भी रहेंगे। हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करना है, हैंडलूम को प्रमोट करना है, ये इस इवेंट का ऑब्जेक्टिव रहा है। ओके, अगला न्यूज। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहां पर मैत्री 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। बढ़िया न्यूज है मेरे दोस्त, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है, और उन्होंने कहा है कि हम एक यहां पर पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं, और पोर्टल को इन्होंने नाम दिया है मैत्री। ओके, वैसे भारत की एक देश के साथ एक एक्सरसाइज भी होती है मेरे दोस्त, मैत्री। किसी को अगर याद हो, किसी को अगर याद हो मेरे भाई, मुद्दे की बात पे तो आऊंगा, न्यूज पे तो आऊंगा, लेकिन भारत की किसी देश के साथ एक एक्सरसाइज होती है मैत्री, जरा चैट बॉक्स में आंसर करिएगा मेरे भाई। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मैत्री 2.0 पोर्टल लॉन्च किया इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को आसान बनाने के लिए, निवेश प्रक्रिया को मेरे भाई परेशानी मुक्त बनाने के लिए, निवेश प्रक्रिया को सिंपल बनाने के लिए, तो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को हैसल फ्री बनाने के लिए, और बिना किसी एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रोसीजरल डिले के, बिना मेरे भाई इन बेहतर बनाने के लिए, यहां पर या जो ऑब्स्टेकल है उनको जीरो करने के लिए, सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने एक मैत्री 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। मैत्री 2.0 में इसकी फुल फॉर्म है महाराष्ट्र इंडस्ट्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल। ओके, महाराष्ट्र इंडस्ट्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल। बात समझ में आ रही बेटा? ठीक है, और ये उस समय एग्रीमेंट किया गया, उस समय इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है जिस समय स्टेट गवर्नमेंट ने 15.70 लाख करोड़ के अभी एमओयू साइन किए थे, एग्रीमेंट साइन किए थे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो एनुअल समिट रहा था स्विट्जरलैंड के दावोस में, न्यूज करेक्ट कर पा रहे हो क्या? गजब की न्यूज है मेरे भाई। ये कह रहे हैं कि उस समय समझौता हुआ है, उस समय समझौता हुआ है जिस समय महाराष्ट्र सरकार ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग रही है स्विट्जरलैंड के दावोस में, उस दौरान 15.70 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए हैं। गजब गजब गजब। अब जरा महाराष्ट्र पकड़ लेते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र की राजधानी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के जो डेप्यूटी सीएम है, डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। जो इमेज आपने देखी थी उसमें दोनों आपको दिख रहे थे, ठीक है? एकनाथ शिंदे मेरे भाई और अजीत पवार, ये आपके डेप्यूटी सीएम है। इंपॉर्टेंट है गवर्नर का नाम सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधा
कृष्णन, ओके, सीपी राधाकृष्णन। और इसके अलावा और क्या यहां पर पकड़ सकते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मेरे भाई, WEF, एक इंटरनेशनल एडवोकेसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एक थिंक टैंक है जो कि आपका जिनेवा में बेस्ड है, स्विट्जरलैंड के। और जिनेवा में भी थोड़ा और आगे जाओगे मेरे भाई तो कोलोगनी में, ओके। तो ऑप्शन में आपको जिनेवा मिलेगा या फिर कोलोगनी मिलेगा। इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1971 को, 24 जनवरी 1971। अभी इसकी मीटिंग रही है, एनुअल मीटिंग रही है, इसलिए ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो प्रेसिडेंट है, इनका नाम क्या है, प्रेसिडेंट का नाम बॉर्गे, बॉर्गे ब्रैंडे, ओके, बॉर्गे ब्रैंडे। अच्छा, एक और चीज याद रख सकते हो, मुझे मतलब बताना है आपको, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो एनुअल मीटिंग रही है इसका एडिशन कौन सा था। दो सवाल पूछे मैंने, गजेंद्र सिंह शेखावत साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो एनुअल मीटिंग रही है उसका संस्करण क्या रहा था, उसका एडिशन क्या रहा था, ये तसल्ली से ढूंढ के बताइएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। यार ये गजब की न्यूज है। ई नाम, ई नाम को इन्होंने और बड़ा कर दिया है, 10 नई कमोडिटीज को यहां पर मतलब ऐड कर दिया है, ओके। एग्रीकल्चरल जो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज है उसको यहां पर इनहेंस किया जा रहा है। इस न्यूज को समझने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ई नाम है क्या, ई नाम पे क्या किया जाता है, ई नाम का फायदा क्या है, ई नाम किसके लिए है, ओके। तो इसको पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद इस न्यूज पे वापस लौट कर आएंगे, ओके। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है कि एक स्कीम को इंप्लीमेंट कर रही है, ओके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक स्कीम को इंप्लीमेंट कर रही है, इस स्कीम का नाम है ई नाम। इसमें ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक या फिर ऑनलाइन, ओके। यहां पर ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक या फिर ऑनलाइन मेरे भाई, ओके। अब ये कह रहे हैं कि जो ये नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट स्कीम है इसको सरकार इंप्लीमेंट कर रही है, यानी नाम स्कीम को इंप्लीमेंट कर रही है। अब इसमें होता क्या है, यहां पर ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है। क्या होती है मेरे भाई, ऑनलाइन यहां पर ट्रेडिंग होती है। किसकी होती है, कमोडिटीज की। कौन सी कमोडिटीज की, सभी प्रकार की कमोडिटीज की ना। यहां पर इन्होंने बोला कि जो एग्रीकल्चरल, ओके, जो एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर से संबंधित कमोडिटीज है। इन्होंने कहा कि कृषि और बागवानी जो वस्तुएं हैं उनका ऑनलाइन व्यापार किया जाता है, ऑनलाइन ट्रेड किया जाता है इस ई नाम पोर्टल पर। इस ई नाम पोर्टल को सरकार ने यहां पर इंप्लीमेंट करने का मेरे दोस्त जिम्मा ले रखा है। आगे बोलते हैं, इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा, ओके। जो ये ई नाम है इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, इसके द्वारा मेरे भाई लॉन्च किया गया था, ओके। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया था 14 अप्रैल 2016 को। कब लॉन्च किया गया था मेरे भाई, 14 अप्रैल 2016 को पीएम मोदी जी के द्वारा। ये तो स्टैटिक फैक्ट हो गए, कब लॉन्च किया गया था, किसने लॉन्च किया था, ओके। ये जो पोर्टल है इसका मैनेज करने का काम है स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम का, ओके। स्मॉल फार्मर एग्रीकल्चर कंसोर्टियम SFAC, वो इसके इंप्लीमेंटेशन का काम, उसके पूरे मैनेज करने का काम करता है, जिसमें कि NFCL का जो ई किसान, आई किसान डिवीजन है वो इसका टेक्नोलॉजी पार्टनर है। तो आपको ये न्यूज समझ में आ गई। सर न्यूज तो आपने अभी समझा ही नहीं, आपने तो सिर्फ अभी ई नाम के बारे में बताया। मैंने कहा हाँ, वही ई नाम के बारे में समझ में आ गया मेरे भाई, क्लियर हो गया ई नाम क्या है। अब हम लोग इस पे समझ सकते हैं, यहां पर एक तरीके से सिंपल भाषा में बोले तो ट्रेड हो रहा है, कमोडिटीज का ट्रेड हो रहा है। कौन सी कमोडिटीज का ट्रेड हो रहा है, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज का ट्रेड हो रहा है, ओके। मुद्दे की बात पे आते हैं, अपनी न्यूज पे। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा है कि ई नाम को और बड़ा कर रहे हैं, इसमें 10 और नई कमोडिटीज का ट्रेड हो पाएगा, 10 न्यू कमोडिटीज को ऐड कर दिया है, एग्रीकल्चरल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को इनहेंस कर दिया है, ओके डन। तो फार्मर्स की काफी समय से मांग चल रही थी, ट्रेडर्स की, अदर स्टेक होल्डर्स की, और एग्रीकल्चरल कमोडिटीज को हमें ई नाम में ऐड करना चाहिए। और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर ने डिसाइड किया है कि हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। इनिशिएटिव का उद्देश्य क्या है, एग्रीकल्चरल जो कमोडिटीज है उनकी कवरेज को इंक्रीज करना है, ओके। जो डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन है, इसने यहां पर, अभी ये छोड़ो, ये याद रखो, 10 एडिशनल जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज ऐड की गई हैं वो यहां पर कौन सी हैं, तुलसी के सूखे पत्ते, बेसन चने का आटा, गेहूं का आटा,
चना सत्तू, भुने हुए चने का आटा, सिंगाड़े का आटा, मसाले, हींग, सूखी मेथी के पत्ते, सब्जियां, सिंगाड़ा, बेबी कॉर्न, ड्रैगन फ्रूट। अब देखो, ऐसा तो नहीं है कि यहां से एग्जामिनर ये कहे कि भैया बताइए इनमें से कौन सी कमोडिटी है जिसको ऐड किया गया है। यूं कह दे कि स्पेसिफिकली बताइए 10 कमोडिटी ऐड की गई है, उसमें ये जो मसाले हैं वो कौन से हैं, या वेजिटेबल कौन सी है, फ्रूट कौन से, इस तरीके से स्पेसिफिकली वो पूछ सकता है तो थोड़ा मेरे दोस्त ट्रिकी इसको याद करना। ठीक है, क्योंकि यार 10 के 10 याद करने पड़ेंगे, लेकिन थोड़ा कोशिश करना, एटलीस्ट रीड कर लो। ओके, क्वेश्चन बन सकता है। अब ये है कि टोटल कमोडिटीज कितनी हो गई 10 जोड़ने के बाद, टोटल कमोडिटी कितनी हो गई है विद दिस एडिशन, द नंबर ऑफ कमोडिटी ऑन ई नाम प्लेटफॉर्म, वो कितनी पहुंच गई है, 231। ओके, 231, 231। बात क्लियर हो रही बेटा? डन, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा सवाल है इसमें, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री बार बार आ रहा था, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री किसके पास है? एग्रीकल्चर एंड जो फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री है, प्लस रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, ये किसके पास है बताइए मित्रों? बताइए मित्रों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान। ओके, अब आपके लिए होमवर्क है, इनकी कॉन्स्टिट्युएंसी क्या है। ओके, इनकी कॉन्स्टिट्युएंसी। नेक्स्ट यार, मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट है, अब इसने क्या किया है, कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट कह रहा है कि भाई मैं कंज्यूमर के जो अफेयर्स हैं, ओके, उनका ध्यान रखूंगा। और मैंने अभी एक एआई इनेबल्ड हेल्पलाइन शुरू कर दी है, हेल्पलाइन। ओके, एआई इनेबल्ड हेल्पलाइन। ठीक है, किस चीज के लिए? समस्याओं के निवारण के लिए, जो समस्या होती है ना मेरे भाई, उनके निवारण के लिए, तो ग्रीवियांस के रिजोल्यूशन के लिए एआई इनेबल्ड हेल्पलाइन है। इसको कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट इसने सेटअप किया है। ओके, तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर इसने भी एक एआई इनेबल्ड नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन सिस्टम सेटअप किया है, जो कि सेक्टर वाइज एनालिसिस करेगा ग्रीवियांसेस की, समस्या की। बात समझ में आ रही बेटा? जो सेक्टर वाइज जो ग्रीवियांसेस हैं उनकी एनालिसिस करेगा मेरे दोस्त। हेल्पलाइन इज एक्सेसिबल फॉर एनी ग्रीवियंस, किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप इस हेल्पलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, रिलेटेड टू दी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ओके, कोई प्रोडक्ट आपने लिया हो, कोई सर्विसेज आपने ली हो, उसके कॉन्टेक्स्ट में इसका जो टोल फ्री नंबर है वो है 1915, या फिर इसकी वेबसाइट है consumerhelpline.gov.in, consumerhelpline.gov.in, consumerhelpline.gov। तो ये दोनों चीजें आपको मेरे दोस्त याद रखनी है। डन, क्लियर बेटा? डिपार्टमेंट का कहना है कि ये जो न्यू टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच है, इसका इसका जो एम है वो क्या है, स्पीड और जो एफिशिएंसी है समस्याओं के निवारण की, उसको तेज करना है, पर्टिकुलरली एजुकेशन सेक्टर में। डिपार्टमेंट ने और यहां पर क्या बोला है कि हम और मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ कॉल्स को इंक्रीज करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा हम लोग हैंडल कर पाए। 12,500 जो दिसंबर 2015 में था, ओवर 1,55,000 इन दिसंबर लास्ट ईयर। ओके, तो विभाग ने कॉलों की संख्या में 10 गुना वृद्धि का श्रेय विभिन्न तकनीकी प्रगति को दिया। अच्छा, इन्होंने कहा कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमने किए हैं उसकी वजह से हम ज्यादा कॉल्स हैंडल कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब एक सवाल और बनता है, सर ये बताइए, जब कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट की बात हुई तो कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री की भी बात कर ले थोड़ा सा मेरे भाई। जब कंज्यूमर कंज्यूमर चल रहा है इसलिए लिख दिया मैंने। ठीक है, कंज्यूमर अफेयर, फूड
एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री, साथ के साथ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री, दोनों ही एक व्यक्ति के पास है, दोनों ही एक व्यक्ति के पास है मेरे भाई। इनका नाम क्या है? इनका नाम है प्रहलाद जोशी। फिर से मेरे दोस्त, इनकी कॉन्स्टिट्युएंसी क्या है? ये ढूंढ के दीजिएगा जवाब मेरे भाई। ओके, नेक्स्ट। गजब न्यूज, आरबीआई ने एक कमेटी बनाई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी एक कमेटी बनाई है मेरे भाई। कमेटी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्किंग ग्रुप। ओके, वर्किंग ग्रुप। अब ये कमेटी क्यों बनाई गई है? इस कमेटी का पर्पस क्या है? कमेटी का ऑब्जेक्टिव क्या है मेरे भाई? इसका पर्पस क्या है मेरे भाई? इसका पर्पस तो आरबीआई ने विनियमित बाजारों के, ये कह रहे हैं कि जो रेगुलेटेड रेगुलेटेड मार्केट है उसकी जो सेटलमेंट टाइमिंग है, जो ट्रेडिंग टाइमिंग है, उसको रिव्यू करना है। टाइम को रिव्यू करने के लिए, किसके लिए मेरे भाई? कि जो ये मार्केट है उसकी टाइम को, विच इज आरबीआई रेगुलेटेड, ओके, उसकी टाइम को रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाई गई है। ठीक है, अब समझना, आरबीआई ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया है। आरबीआई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राधा श्याम राठौ की अध्यक्षता में फाइनेंशियल मार्केट की जो टाइमिंग है सेटलमेंट की, ट्रेडिंग की, उसको रिव्यू करने के लिए, विच इज रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक। इसको रिपोर्ट अपनी 30 अप्रैल 2025 तक सबमिट करनी है। इंडिया की जो फाइनेंशियल मार्केट टाइमिंग है वो टिपिकली 9 AM से 5 PM है। बात क्लियर है बेटा? डन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये कल मैंने इसके ऊपर एक सेशन भी लिया था जिसको 21-22 हजार बच्चों ने देखा भी था। इसके ऊपर फिर से हम लोग चर्चा करेंगे, करंट अफेयर्स में तो चर्चा बनती ही है मेरे भाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, ये मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू हर 2 महीने पे होता है ये। तो ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर है 24-25, इसका ये सिक्स्थ बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू रहा था। ओके, सिक्स बाय मंथली मतलब है अप्रैल में मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू रहा, अप्रैल के बाद फिर जून में, फिर जुलाई के बाद अगस्त में मेरे भाई, अक्टूबर में, दिसंबर में और फरवरी में। अप्रैल 2024, जून 2024, अगस्त 2024, अक्टूबर 2024, दिसंबर 2024 और फरवरी 2025। इसलिए हमने बोला यहां पर कि दिस इज फॉर FY 24-25। तो इस बार की ये किस नंबर की बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू रही थी इस फाइनेंशियल ईयर की? तो ये छठे नंबर की रही थी। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं दिस वाज सिक्स्थ बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। इसमें जो एक मेजर चेंज किया गया है वो है रेपो रेट का, और जो रेपो रेट है वो यहां पर कर दी है 6.25%। ये वो रेट होती है जिस पर कि बैंक्स आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं। ओके, ये वो रेट होती है जिस पर कि आरबीआई बैंक्स को पैसा उधार लेता है, देता है। ओके, अब हुआ क्या है कि इस बार की मीटिंग इसलिए भी खास थी क्योंकि जो संजय मल्होत्रा जी हैं, ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं मल्होत्रा, ये आरबीआई के गवर्नर है। ओके, और इनके अभी हाल फिलहाल ही इन्होंने कार्यभार लिया है शक्तिकांत दास साहब से, और इनके कार्यकाल के दौरान ये पहली मीटिंग रही है, फर्स्ट मीटिंग रही है। ओके, तो इंडिया के सेंट्रल बैंक ने रेट को कट किया है फर्स्ट टाइम, नियरली 5 ईयर, 5 सालों में पहली दफा ये मेरे दोस्त कट देखने को मिला है। ओके, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की कौन सी मीटिंग रही थी? 53rd मीटिंग रही थी। ओके, फरवरी 5 से 7 तक ये चली थी संजय मल्होत्रा जी की अध्यक्षता में, जो कि आरबीआई के गवर्नर है। और जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जिसमें कि आपके टोटल 6 मेंबर होते हैं, 6 मेंबर में 3 आते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से और 3 मेंबर आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। उन्होंने एक मत से यहां पर कहा कि हमें ये 0.25% या फिर 25 बेसिस पॉइंट रेट कट करना चाहिए, रेपो रेट कट करना चाहिए मेरे भाई। बात समझ में आ रही बेटा? बात क्लियर हो रही है? डन।
ऑल क्लियर? मतलब यहां तक हमें समझ में आ गया कि 53वीं मीटिंग हुई, संजय मल्होत्रा जी की अध्यक्षता में हुई। एमपीसी के मेंबर्स ने एक मत से कहा है कि रेपो रेट को हम 25 बेसिस पॉइंट यानी 6.25% पर ला रहे हैं, 25 बेसिस पॉइंट कम कर रहे हैं। 1% इज इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट होता है, तो 25 बेसिस पॉइंट मतलब एक चौथाई हो गया, 0.25%। इतने बेसिस पॉइंट कम करने की इन्होंने ये बात की है। आगे बढ़ते हैं। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 3 मेंबर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हैं, उसमें एक नाम तो है मेरे दोस्त संजय मल्होत्रा जी, एक नाम है यहां पर राजीव रंजन जी, और एक नाम है एम राजेश्वर राव। अभी तक आप लोग देखते थे यहां पर आपको एमडी पात्रा साहब का नाम दिखता था, लेकिन एमडी पात्रा साहब का रिटायरमेंट हो गया, उनकी जगह पे आ गए एम राजेश्वर राव साहब। यहां पर जो 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, इसमें पहले नाम था आशिमा गोयल, शशांक भिड़े, जयंत आर वर्मा। अब इनको हटा दिया गया है, इनका मतलब हटा के दिया, इनका टेन्योर 4 साल का कंप्लीट हो गया है। इनकी जगह जो 3 नए हैं, इनका अपॉइंटमेंट तो पहले ही हो चुका है, वो नागेश कुमार, सौगत भट्टाचार्य और राम सिंह। ओके, बात समझ में आ रही है? एमपीसी के 3 मेंबर आरबीआई वाले कौन से हैं, ठीक है, और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले कौन से हैं। अब है क्या कि रेपो रेट जो अपना होता है, रेपो रेट ये वो रेट होती है जिस पर कि बैंक्स पैसा उधार लेते हैं। ओके, सेम एमएसएफ भी वही रेट होती है जिस पर कि बैंक्स पैसा उधार लेते हैं। सेम मेरे दोस्त बैंक रेट भी वही रेट होती है जिस पर कि बैंक्स पैसा उधार लेते हैं। एसडीएफ होती है जिस पर कि बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रखते हैं और ब्याज कमाते हैं मेरे भाई। अभी जो रेपो रेट है वो आपका है 6.25%। आपको पता होना चाहिए कि रेपो रेट से ही बाकी जितने भी रेट्स है वो लिंक है मेरे भाई। आप रेपो रेट में बदलाव करिए, ऑटोमेटिकली आपका एमएसएफ और एसडीएफ चेंज हो जाएगा, और एमएसएफ से बैंक रेट लिंक है, तो एमएसएफ चेंज होने पर आपका बैंक रेट भी चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही बेटा? तो रेपो रेट 6.25% है, और इससे 25 बेसिस पॉइंट ज्यादा, ठीक है, यहां पर 25 बेसिस पॉइंट प्लस में है आपका एमएसएफ। एमएसएफ कितना हो गया? 6.50%। और ये और बैंक रेट इक्वल रहते हैं। जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है ये 25 बेसिस पॉइंट मेरे भाई कम है, और ये कितना हो गया? 6.00%। पहले कुछ इस तरीके से दिख रहा था, पहले कुछ इस तरीके से दिख रहा था। अब यहां पर रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कमी हुई, तो ऑटोमेटिकली बाकी सब में भी कमी हो गई। अब राइट नाउ जो रेट है पॉलिसी रेपो रेट वो 6.25 है, और जो आपका एमएसएफ और जो बैंक रेट है वो 6.5 है, और जो एसडीएफ आपका 6% है। ओके गाइस, ओके, समझ में आ रहा? आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हम लोगों को रेपो रेट में रिडक्शन देखने को मिला है, कहानी कुछ इस तरीके से चल रही थी। रेपो रेट एक समय था 4% थी, फिर एक समय हुआ ये 6.5% हो गई, और पिछली 11 बार से ये 6.5% पे ही चली आ रही थी। अगर आप समय थोड़ा उठा के देखेंगे, अगर पुराने चावल है तो आपको पता होगा मेरे भाई कि 23-24 में 6 बाय मंथली पॉलिटरी मतलब मंथली मंथली 6 बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू रहे, उसमें कुछ भी सीआरआर इसमें क्या कर रहा है चीज यार, उल्लू हो रहा है, ठीक है, ओके। अगर थोड़ी कहानी समझे हम लोग रेपो रेट की, किसकी? रेपो रेट की। तो कहानी मेरे भाई इस तरीके से 4% थी ये, फिर ये 6.5% पे आ गई, फिर ये 6.5% पे बनी हुई है। कब से बनी हुई है? 23-24 फाइनेंशियल ईयर में बिल्कुल इस पर हाथ नहीं लगाया गया। भाई 6 बार पॉलिसी रिव्यू हुआ, और 6 की 6 बार में इसको अनचेंज रखा गया। 24-25 में 6 रिव्यू रहे, उसमें 5 रिव्यू में इसको अनचेंज रखा गया। तो आप देख सकते हो 11 बार से इसको अनचेंज रखा जा रहा है। लेकिन लास्ट अगर देखें तो 5 सालों में, अब मेरे भाई 5 साल बाद इसमें बदलाव देखने को मिला है, कि मतलब ये घटती हुई दिखी है। जो रिडक्शन देखने को मिला है रेपो रेट में, रिडक्शन वो नियरली 5 ईयर्स के बाद देखने को मिला है। इवन आरबीआई ने रेपो रेट को रिड्यूस किया था ना, वो मई 2020 में किया था, लास्ट मई 2020 में। ओके, डन। और उसके बाद से ये ग्रेजुअली इंक्रीज होती जा रही है, 6.5% तक पहुंच गई। और जो लास्ट रेपो रेट इंक्रीज हुआ था वो भी आपका फरवरी 2023 में हुआ था, फरवरी 2023 में जो लास्ट इंक्रीज हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं। और ये कैसे ऊपर भाग गया? अच्छा, चलिए, इसमें ये क्या कह रहे हैं, एक स्टेंस की बात हो रही है। ये इन्होंने यहां पर जो स्टेंस है वो न्यूट्रल रखा। न्यूट्रल का मतलब क्या वो समझेंगे। पहले एक चीज समझो, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, हम लोग इसमें दो चीजों को टारगेट करते हैं, एक इन्फ्लेशन को और एक ग्रोथ को। ओके, आप देख रहे हैं कि हमारे देश की जो सेकंड क्वार्टर की इस फाइनेंशियल ईयर की ग्रोथ रेट रही थी वो 5.4% रही थी, 5.4% रही थी।
अब ये जो डेटा है ना हमारे लिए हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं रहा था। हम लोगों को जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो ज्यादा चाहिए थी, लेकिन हमारे जो ग्रोथ रेट रही, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर रही सेकंड क्वार्टर में फाइनेंशियल ईयर 24-25 के, वो 5.4% रही। अब आरबीआई कह रहा है कि यार काफी समय से हम लोगों ने रेपो रेट को रिड्यूस नहीं किया, तो मार्केट में मनी इंजेक्ट नहीं हो पा रही, मार्केट में भाई लिक्विडिटी कम हो रही है, तो ऐसे में यहां पर मार्केट में पैसा पहुंचाना है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है कि ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए, अभी इन्फ्लेशन नहीं, इन्होंने अभी ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए ये रेपो रेट को रिड्यूस इन्होंने यहां पर किया है, रेपो रेट को रिड्यूस किया है। कुछ दिन पहले या कुछ पिछली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में भी हम लोगों ने देखा था कि सीआरआर को रिड्यूस किया गया था, 4.5% से 4% पर लेकर आए। ये वो अभी ये ओएमओ के तहत, ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत सरकार ने सिक्योरिटीज को भी परचेज करने की बात करी, कितना एक्स अमाउंट हम मार्केट में मेरे भाई इन्फ्यूज कर रहे हैं। बात समझ में आ रही? क्यों? क्योंकि वो ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाना है। बात समझ में आ रही बेटा? उस उद्देश्य के साथ से इन्होंने कहा कि हम इसको रेपो रेट को कम कर रहे हैं, और अपना जो स्टैंस वो न्यूट्रल रखा है। न्यूट्रल का मतलब ये है कि हम इतने फ्लेक्सिबल हैं कि हम अपनी मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को और बेहतर करने के लिए हम यहां पर बदलाव करने के लिए तैयार हैं। हम रिजिड नहीं है कि भाई हम बिल्कुल बदलाव नहीं करेंगे, हमारा स्टैंस न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ही यहां पर यह है कि वी आर रेडी फॉर चेंज, ओके, वी आर वेरी फ्लेक्सिबल, ओके। और रेपो रेट यार दोस्तों हम सभी को पता है कि रेपो रेट, एक और लाइन यहां पर पड़ती है ये वाली, एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट, ओके। तो रेपो रेट जो है अगर रिड्यूस होती है तो जितनी भी एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट होती है जो रेपो रेट से लिंक है, ये भी कम हो जाती हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो आज आपने पैसा बैंक से उधार लिया है, उस उधार पर जो आप ईएमआई पे कर रहे हो, वो ईएमआई भी मेरे भाई कम हो जाती है। तो जो लोग लोन लेके बैठे हुए हैं वो सभी काफी बार इस चीज को बोलते कब रेपो रेट कम होगा, कब रेपो रेट कम होगा। तो मेरे भैया आज रेपो रेट कम हो गया, बता दीजिए घर पे कि पापा मम्मी हमारे लोन की जो किस्त है ना वो कम होने वाली है, ओके। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? तो है कि नहीं गजब न्यूज? आगे बढ़ते हैं। इवन मैंने बोला आपको इन्फ्लेशन और जीडीपी यहां पर मेन टारगेट रहता है, तो सरकार ने जो जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए वो 6.7% है। जो सीपीआई इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड जो इन्फ्लेशन है, जो उसका अनुमान लगाया 25-26 के लिए, वो 4.2% है। सरकार कह रही है कि हम इस पर लाने पे काम करेंगे। हमारा लक्ष्य होगा कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो शुरू हो रहा है उसमें इतने पे ग्रोथ लेकर आए, और जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई की दर है, उसे 4.2% पर लेकर आए, ओके। आगे बढ़ते हैं। ये जो रिजोल्यूशन आया था ये 7 तारीख को आया था, ओके। और 7 से अगर आप डेट काउंट करोगे तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। 16 के बाद 17, 18, 19, 20 और 21, ओके। अब 7 तारीख से आप लेंगे यहां पर, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 15th डे आ गया यहां पर, ओके। यहां से हम जब काउंट कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग फोर्टनाइटली, कि ये 2 वीक के बाद, 2 वीक, ठीक है, 2 वीक, 2 वीक के बाद यहां पर रिपोर्ट को पब्लिश किया जा रहा है, 2 वीक पर, 2 वीक पर। तो 2 वीक का मतलब ही होता है फोर्टनाइटली। एग्जामिनर ने पूछा था कि जो मिनट्स होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मीटिंग की, वो कब पब्लिश की जाती है? मंथली बेसिस पे, फोर्टनाइटली बेसिस पे। तो इसको फोर्टनाइटली बेसिस पे पब्लिश किया जाता है। और जो नेक्स्ट मीटिंग होगी वो अब होगी 25 से 26 की। भाई नेक्स्ट मीटिंग किसकी होगी? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो 25-26 शुरू हो रहा है, और इसकी पहली मीटिंग जो निर्धारित है वो अप्रैल में निर्धारित है मेरे भाई। आई होप सो गाइस इतनी चीजें यहां क्लियर होंगी। डन? क्लियर है? आज मजा आएगा 3 बजे मेरे भाई, जो 3 PM पे हम लोग क्विज करने जा रहे हैं ना। आज का क्विज बहुत खतरनाक होने वाला है, खतरनाक मतलब बढ़िया होने वाला है। याद है ना आप लोगों को? अब डेली बेसिस पे मैं क्विज करा रहा हूं मेरे भाई, डेली बेसिस पे। आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, जीए बाय आशीष गौतम। और जब आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो उसमें 1,29,000 से ज्यादा स्टूडेंट है, 1,29,000। अब जब 1,29,000 बच्चों के बीच में आप क्विज दोगे तो खुद समझ में आएगा मेरे भाई क्या गजब का माहौल बनेगा। तो कोशिश करिएगा इसको ज्वाइन करना। 1,29,600 के आसपास बच्चे हैं, और डेली 3 बजे हम लोग इस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करते जुड़ते हैं। पर्पस सिर्फ इतना ही है कि आपकी डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कराई जाए, ओके, डेली बेसिस पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहां पर क्या हुआ, रेपो रेट जो है, जो कि शॉर्ट टर्म लैंडिंग रेट होती है, इसको 25 बेसिस पॉइंट कम करके 6.25 पे ले आए हैं। ये फर्स्ट रेट कट देखने को मिला है 5 सालों के बाद। जो लास्ट रिडक्शन था वो मई 2020 में देखने को मिला था। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी जो स्टैंस है उसमें न्यूट्रल
पर ही कायम है, इसको कंटिन्यू कर रही है। 25-26 के लिए जो महंगाई की दर प्रोजेक्टेड है, सॉरी जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड है, वो 6.7% है। इन्फ्लेशन को इन्होंने कहा है कि 4.2% पे लाएंगे फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, जो कि 24-25 में इनके लिए एक्सपेक्टेड है 4.8%। ओके, आगे इन्होंने कहा कि बैंक्स के लिए एक बैंक डॉट इन इंटरनेट डोमेन नेम होगा, जबकि नॉन बैंक के लिए फिन डॉट इन होगा, फिन डॉट इन। 31 जनवरी तक इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व था ये 630.6 बिलियन यूएस डॉलर था। ओके, समझना। अब आते कुछ और इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजों पे, जैसे कि एक ये और है, आपको पता है कि हम लोग बैंक रेट को ना पैनल रेट भी बोलते हैं। अब देखो, ऐसे बच्चे जो मेरे साथ वॉरियर प्रो में जुड़े हुए हैं और जो एक बैच है सारथी इसकी क्लासेस कर रहे होंगे, उनके लिए ये चैप्टर बड़े इजी हो गए होंगे करंट अफेयर्स, क्योंकि यहां पर हम लोगों ने इंडियन बैंकिंग सिस्टम, आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी, नाबार्ड एंड पीएसएल मेरे भाई, और इसके अलावा इन्फ्लेशन, ये चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। तो शायद मुझे अब इन्फ्लेशन समझाने की उनके लिए जरूरत नहीं पड़ रही होगी, मॉनेटरी पॉलिसी समझाने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी, आरबीआई समझाने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी। वो ये सारी चीजें अब इंटरलिंक कर पा रहे होंगे, कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि ये पैनल रेट का मतलब क्या होता है। तो मैं आप लोगों से बस इतनी गुजारिश करूंगा कि एक बार ये सारथी बैच, वॉरियर प्रो बैच ज्वाइन करिए, फाउंडेशन क्लासेस अपनी कंप्लीट करिए। ओके, तो ये जो बैंक रेट है, ये जो पैनल रेट है, क्या मतलब है इसका? इन सीआरआर और एसएलआर बैंक्स के लिए मैंडेटरी है मेंटेन करना 4%, और 18% बैंक के लिए अनिवार्य इनको ये मेंटेन करना पड़ेगा। अगर ये नहीं मेंटेन करते, कम मेंटेन करते हैं, तो बैंक्स के ऊपर लगती है पेनल्टी। अब वो पेनल्टी कैलकुलेट कैसे होती है? तो उसका तरीका है, फर्स्ट डे जो पेनल्टी लगेगी वो होगी बैंक रेट प्लस 3%, और जो सेकंड डे पेनल्टी लगेगी वो होगी बैंक रेट प्लस 5%। तो बैंक रेट अब चेंज हो चुका है, तो पेनल्टी का रेट निकल कर आ गया 6%, 6.5 प्लस 3% इज इक्वल टू 9.5%। पहले ये 9.75 तभी 9.5% हो गया। 6.5% प्लस मेरे दोस्त 5% यहां पर, तो ये कितना हो गया 11.5%। इस रेट से पेनल्टी लगेगी, इस रेट से पेनल्टी लगेगी। ओके, डन बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब इस मीटिंग के दौरान दो अनाउंसमेंट और भी बड़े बड़े, और भी चीजें अनाउंस हुई हैं, बट ये अनाउंसमेंट बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, उन अनाउंसमेंट में पहले मैं ये बता देता हूं तुम्हें। इसको समझने से पहले ना थोड़ा सा इस मामले को समझते हैं कि ये फिशिंग का मतलब क्या, फिशिंग का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली ये एक साइबर क्राइम है। ओके, ये एक साइबर क्राइम है जिसमें कि क्या होता है, आपको फेक कम्युनिकेशन भेजा जाता है। ओके, फेक कम्युनिकेशन। पर्पस क्या है इसका? पर्पस यही है कि आप लोगों से पैसा निकाला जाए, आप लोगों के पैसे को अपना बनाया जाए। तो जो क्रिमिनल्स आपको फेक ईमेल या टेक्स्ट मैसेज या सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते हैं, जिसमें कि लिंक भी होती है। अब आपको कैसे पता चले कौन सी लिंक ऑथेंटिक है मेरे भाई? तो सरकार ने यहां पर डोमेन बना दिया है कि इस डोमेन का मतलब है बैंक रिलेटेड ये वेबसाइट है, इस डोमेन का मतलब ये नॉन बैंक रिलेटेड वेबसाइट है। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? ये बैंक रिलेटेड है और ये नॉन बैंक रिलेटेड है। तो फिशिंग का बेसिकली एक साइबर क्राइम है जिसमें इन्वॉल्व होता है सेंडिंग फेक कम्युनिकेशन टू ट्रिक पीपल इनटू गिविंग अवे पर्सनल इंफॉर्मेशन। ओके, गोल का मतलब इसका पर्पस ये पैसे चुराना, ठीक है, स्टील मनी या फिर एक्सेस गेन करना, जो सेंसिटिव डेटा होता है उसका, या विक्टिम की डिवाइस में मालवेयर इंस्टॉल करना, यहां पर ये ऑब्जेक्टिव रहता है। अब सरकार ने इसी को रोकने के लिए एक डिसीजन लिया है। वो कह रहे हैं कि जो डिजिटल पेमेंट में फ्रॉड के केसेस बढ़ रहे हैं, वो एक सिग्निफिकेंट कंसर्न है, और इसको रोकने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक डॉट इन एक एक्सक्लूसिव इंटरनेट डोमेन बनाया है इंडियन बैंक्स के लिए। और जो फिन डॉट इन है, ये अदर नॉन बैंक जो एंटिटीज है फाइनेंशियल सेक्टर में, उनके लिए एक एक्सक्लूसिव डोमेन बनाया। और जो इसका एक्चुअल रजिस्ट्रेशन शुरू होगा वो अप्रैल 2025 से शुरू होगा। और आईडीआरबीटी जो कि आरबीआई का एक मेरे दोस्त इंस्टीट्यूट है, ओके, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वो इसका एक्सक्लूसिव रजिस्ट्रार रखा गया, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट, इन्होंने एक और बात कही यहां पर, देखिएगा इसको। देखो, एक होती है सरकारी प्रतिभूति, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ओके, अब ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, इसके लिए एक पोर्टल है। पोर्टल किसके लिए? सेकेंडरी मार्केट के लिए। एक तो आप आरबीआई से सरकारी प्रतिभूति खरीद रहे हैं, या फिर ऑलरेडी मेरे दोस्त जो सोल्ड सिक्योरिटीज है उनको आप खरीद रहे हैं। अब वो कैसे खरीद रहे हैं?
वो है एनडीएस ओएम के माध्यम से एक ऑर्डर मैचिंग प्लेटफॉर्म बना रखा है, निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में। अभी जो इसकी एक्सेस है एट प्रेजेंट, जो इसकी एक्सेस है मेरे भाई, वो किसको है? या तो रेगुलेटेड एंटिटीज को है, जो रेगुलेटेड एंटिटीज है, ओके, या उनको है, या फिर मेरे दोस्त जो क्लाइंट है बैंक के उनको है, बैंक के क्लाइंट, या जो मेरे दोस्त प्राइमरी डीलर्स है, प्राइमरी डीलर्स है उनको है, जो स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स है। तो रेगुलेटेड एंटिटीज, क्लाइंट ऑफ बैंक, और जो अभी स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स है, इनको इस एनडीएस ओएम पोर्टल की एक्सेस है। लेकिन अब क्या हुआ है जरा समझने की कोशिश करना। अब यहां पर सरकार ने कहा है, आरबीआई ने कहा है कि ये जो एनडीएस ओएम प्लेटफॉर्म है, इसकी एक्सेस सेबी के पास जो रजिस्टर्ड नॉन बैंक ब्रोकर है उन तक भी इसकी सुविधा दी जाएगी। तो यानी जो नॉन बैंक ब्रोकर रजिस्टर्ड विद सेबी है, अब इस एनडीएस ओएम प्लेटफॉर्म है, इसको एक्सेस कर सकते हैं अपने क्लाइंट के बिहाफ पर। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? डन। तो ये रही दो न्यूज। आई होप मेरे दोस्त, दो न्यूज का आरबीआई रिलेटेड दो बड़े अनाउंसमेंट अपार्ट फ्रॉम मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक कह रहा है कि जो मेधावी छात्र है, ठीक है, जो योग्य छात्र है, जो एसटी एसटी गर्ल्स स्टूडेंट है, उनको हम सपोर्ट करने जा रहे हैं। चलिए बढ़िया बात है मेरे भाई। तो धरवाद का हेडक्वार्टर, मतलब इसका जो हेडक्वार्टर है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक का, वो धरवाद में है। तो धरवाद स्थित ये जो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक है, ये मेरिटोरियस जो मेधावी गर्ल्स स्टूडेंट है फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, उनको यह सपोर्ट करेगा उनकी एजुकेशन के लिए कैश इंसेंटिव प्रोवाइड करके। बैंक ने 30 लाख रुपए इस इनिशिएटिव के लिए करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए अलोकेट किए हैं। इस स्कीम में 20 गवर्नमेंट हाई स्कूल होंगे जिनको कि आइडेंटिफाई किया जाएगा, और हर में से 10 रीजनल ऑफिसेज जो होंगे, ठीक है, अच्छा, अंडर ईच ऑफ द 3 रीजनल ऑफिसेज ऑफ द बैंक अक्रॉस द 9 डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। ओके, टॉप परफॉर्मिंग जो एससी एसटी गर्ल्स स्टूडेंट होंगी क्लास 8 की, 9 की, 10 की, इन स्कूल की, इनको कैश इंसेंटिव दिएगा 5,000 रुपए पर क्लास, इनकी एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए। तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है। ओके, क्लियर बेटा? मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? एक एक चीज तुम लोगों के लिए सेट करी गई है मेरे भाई, बढ़िया लेवल पे। कुछ बच्चे बोलते ना, अरे सर थोड़ा लेट हो जाते हो। भैया कंटेंट बनाएंगे तो लेट होंगे, उठा नहीं रहे, बना रहे, तो बनाने में तो टाइम लगेगा भाई, ठीक है, बनाने में तो टाइम लगेगा। नेक्स्ट, अब देखो, एक होता है अकाउंट एग्रीगेटर। अकाउंट एग्रीगेटर, अकाउंट एग्रीगेटर के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो कर भी रखी है, काफी डिटेल वीडियो कर रखी है मैंने, इसको काफी समय पहले काफी डिटेल में समझाया था। ओके, अकाउंट एग्रीगेटर होता क्या, उसको भी अभी मैं समझा देता हूं। बट अभी आप लोग अगर इसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप गूगल कर लेना अकाउंट एग्रीगेटर, सॉरी यूट्यूब कर लेना, यूट्यूब पे जाके अकाउंट एग्रीगेटर लिखना, ठीक है, और लिख देना बाय आशीष गौतम, ओके, या फिर बाय आशीष गौतम अड्डा 247, ये आपको वीडियो मिल जाएगा। बेसिकली अकाउंट एग्रीगेटर होता क्या है सर? ये एक कंपनी है, कंपनी को एक लाइसेंस दिया जा रहा है। कंपनी भी कौन सी मेरे भाई? फिनटेक कंपनी, जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है, फिनटेक कंपनी है, वो है ये फिनटेक कंपनी। ओके, अकाउंट एग्रीगेटर बेसिकली एक फिनटेक कंपनी है जो अपने यूजर को, ओके, अलाउ करती है कि आप अपनी शेयर कर सकते हैं फाइनेंशियल डाटा, डेटा, ओके। आप इवन शेयर करने का मतलब क्या है, फायदा क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना अकाउंट एग्रीगेटर को 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। यूजर यहां पर रजिस्टर करता है अकाउंट एग्रीगेटर के साथ और उसको अपनी स्वीकृति देता है कि आप मेरे फाइनेंशियल डेटा को शेयर कर सकते हैं बिना आपकी स्वीकृति के। नहीं, आप क्या बोल रहे हो, आपने फॉर एग्जांपल अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लिया, फोन पे को ही आपने अकाउंट एग्रीगेटर के तौर पे ज्वाइन कर लिया मेरे भाई, ओके, आप उसके यूजर है, आपने यहां पर उसको अलाउ कर दिया है कि आप मेरी जो फाइनेंशियल डेटा है इसको शेयर कर सकते हैं, ओके। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक इंश्योरेंस कंपनी है, ओके, या फिर मेरे भाई आपका बैंक में खाता है, आपका बैंक में मेरे दोस्त डेटा शेयर है, आपके सारा डेटा शेयर है, या फिर आईटीसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईडीटी के पास भी आपका डेटा शेयर है। अब आप उनको स्वीकृति दे दो उनको कि भाई आप मेरा डेटा यहां पर इंश्योरेंस कंपनी को शेयर कर सकते हैं, ओके, मेरी आपकी स्वीकृति के बाद। तो बार बार आपको इंश्योरेंस कंपनीज को अपना डेटा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एग्जांपल के तौर पे आपने अपना आधार कार्ड रख दिया, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं,
और आपको बार बार 10 जगह आधार कार्ड अपना बताने की जरूरत नहीं है। आपने बता दिया कि भैया मैं अकाउंट एग्रीगेटर पे ऑन बोर्ड हूं, ओके, और मैं यहां पर स्वीकृति दे रहा हूं कि आप मेरा डेटा शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और अकाउंट एग्रीगेटर क्या करते हैं, यूजर का जो फाइनेंशियल डेटा है अपने उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिट्रीव कर लेते हैं, और फिर अकाउंट एग्रीगेटर इस यूजर का जो फाइनेंशियल डेटा है इसको अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ इस नेटवर्क पर शेयर कर देता है। बार बार फिर यहां पर डेटा शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ओके। इवन एक ही जगह पर अपना सारा डेटा आप भी यहां पर देख सकते हैं। यूजर कैन गेट द कंसोलिडेटेड व्यू ऑफ फाइनेंशियल डेटा, जो कि उसको मदद करता है डिसीजन लेने में अबाउट इन्वेस्टमेंट एंड लोन, मेरे भाई, ओके। डन, डन, समझ में आ रहा है। इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है FIP और एक होता है FIU। FIP, FIU। FIP होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, जैसे कि बैंकिंग कंपनी, जैसे कि NBFC, जैसे कि असेट मैनेजमेंट कंपनी, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी, जैसे कि पेंशन फंड। FIP फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। एक है FIU। FIU क्या होता है, एक एंटिटी जो कि रजिस्टर्ड है विद एंड रेगुलेटेड बाय एनी फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर। कोई भी एंटिटी जो कि यहां पर फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर जो है उसके पास रजिस्टर्ड है, उसके द्वारा रेगुलेट की जा रही है, वो गया फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर। डन। अब इसको समझने के लिए आपको करना क्या है, उस सेशन को देखना है। ये सारी चीजें मैंने बहुत डिटेल में बताई है, बहुत डिटेल में, मेरे भाई। एक मिनट रुको जरा, मैं अगर देखूं मिल जाए मेरे को, अकाउंट एग्रीगेटर बाय आशीष गौतम। हाँ, मिल गया मेरे भाई। 31,000 बच्चों ने इस सेशन को देख रखा है। ये देखिए मेरे भाई, ये आपको दिख रहा है अकाउंट एग्रीगेटर। जब आप इस वीडियो को ओपन करेंगे, इसमें तो एडवर्टाइजमेंट और आ रहा है मेरे भाई, रुक जाओ, ये एडवर्टाइजमेंट जाता है फिर मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, बस वो कटरीना आ गई, कटरीना और जा रही है मेरे भाई। कल्याण स्पेशल गोल्ड रेट, कल्याण ज्वेलर, तो जरा देखिएगा। दिख रहा है, मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आपको यहाँ सर्च करना अकाउंट एग्रीगेटर बाय आशीष गौतम, ये मिल जाएगा। लिख लिख के किया, एक एक चीज समझा समझा के विद एग्जाम्पल। तो अब जब समय मिले ना तो इसको देखना। अकाउंट एग्रीगेटर देखो, FIU, AA, FIP, ई उ AI, ओ, एक एक चीज है मेरे भाई डिटेल में। तो समय निकालना ना, तो इसके बारे में पढ़ना कि व्हाट इज अकाउंट एग्रीगेटर, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, कैसे ये काम करता है, ये सारी चीजें। तो कंटेंट तो बहुत है मेरे भाई, बस आपको कोशिश करनी है कि जाकर इस सेशन को एक बार देखना, ओके, तो और बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। अब है क्या कि भैया जी इसके पास यूजर नहीं है, तो ये कह रहा है कि हम अपना लाइसेंस मेरे दोस्त कैंसिल कर रहे हैं, ओके। अब हमें नहीं अकाउंट एग्रीगेटर काम करना है, ये क्लियरली यहां पर कौन बोल रहा है, ये क्लियरली बोल रहा है मेरे दोस्त फोन पे। तो फोन पे ने अपना NBFC AA लाइसेंस रिटर्न कर दिया है। ये कहता है कि अदर जो अकाउंट एग्रीगेटर है उनके साथ मिलकर हम काम करेंगे, हम नहीं AA के तौर पे काम करेंगे, ओके। तो फोन पे ग्रुप हैज डिसाइडेड टू एग्जिट द अकाउंट एग्रीगेटर सेक्टर, और ये अदर AA के साथ मिलकर काम करेगा। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपना NBFC AA लाइसेंस मेरे दोस्त रिटर्न कर रहा है, अपने AA ऑपरेशन को ये शट डाउन करेगा। अब इसमें होता क्या अकाउंट एग्रीगेटर में, तो इसमें यूजर को ये इनेबल करता है कि सिक्योरली शेयर देयर फाइनेंशियल डेटा सच एज अ बैंक स्टेटमेंट, इंश्योरेंस पॉलिसीज, टैक्स रिकॉर्ड विद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर। किस चीज के लिए, लोन एप्लीकेशन के लिए, इंश्योरेंस परचेज के लिए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज के लिए, ओके। डन बेटा, क्लियर है, ऑल क्लियर। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अभी देखो और भी न्यूज है, जाना नहीं है, अभी बहुत कुछ है। ये नहीं कि ऐसे स्क्रीनशॉट वाले आ गए, ये स्क्रीनशॉट क्या डायरेक्ट न्यूज़पेपर से पिक करके ले आए तो मतलब नहीं नहीं टाटा बाय बाय, नहीं नहीं। मोदी जी US जा रहे हैं 2 दिन के लिए 12 फरवरी को, ओके। मोदी जी 14 फरवरी से पहले 12 फरवरी को 2 दिन के लिए US जा रहे हैं। तो मोदी जी 2 दिन की वर्किंग विजिट पर रहेंगे US में 12 फरवरी से, ड्यूरिंग विच ही विल मीट प्रेसिडेंट
डोनाल्ड ट्रंप, उस दौरान वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। ओके, और इससे पहले वो फ्रांस जा रहे हैं, ये मैं आपको बता भी चुका हूं कि एक एआई एक्शन समिट है, उसके वो को चेयर है फ्रेंच प्रेसिडेंट मेरे दोस्त इमैनुअल मैक्रोन के साथ। तो जो फ्रांस के राष्ट्रपति उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन, और इनके साथ मेरे दोस्त वो को चेयर करेंगे एआई एक्शन समिट की। क्या शानदार न्यूज है, फ्रांस जा रहे हैं एआई समिट अटेंड करने के लिए, उसके बाद यूएस जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, डन। अपने फॉरेन सेक्रेटरी का नाम है यहां पर विक्रम मिश्री। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये गजब की एक न्यूज आई है, कैबिनेट ने कहा है कि जो स्किल इनिशिएटिव है हम लोग उसको कंबाइन कर रहे हैं, उसको एक कर रहे हैं। ओके, स्किलिंग जो इनिशिएटिव्स हैं उनको हम लोग मेरे भाई कंबाइन कर रहे हैं, क्लब कर रहे हैं, और एक स्कीम लेकर आ रहे हैं। यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया रिस्ट्रक्चर करेंगे स्किल इनिशिएटिव को, और उन सबको तीन को यहां पर कंबाइन करके एक बना रहे हैं स्किल इंडिया प्रोग्राम। बात समझ में आ रही बेटा? स्किल इंडिया प्रोग्राम क्लियर बेटा? डन, समझ में आ रहा है? डन, स्किल इंडिया प्रोग्राम। ओके, अब ये तीन कौन सी हैं? कैबिनेट सेक्टर जो स्कीम, सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम है, जिसके के लिए मतलब एक सिंपल शब्दों में, सिंपल फिर से दोबारा बता रहा हूं, एक स्किल इंडिया प्रोग्राम ये लेकर आया जा रहा है, तो इसको समझते हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो रिस्ट्रक्चर करेंगे स्किल इनिशिएटिव को, कंबाइन करेंगे थ्री ऑफ देम इनटू स्किल इंडिया प्रोग्राम, जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ओके, कैबिनेट ने अप्रूव किया, इसके लिए आउटले 8,800 करोड़ रुपए का। ओके, 8,800 करोड़ रुपए का आउटले, इस पे पैसा खर्च किया जाएगा। 3 सालों के लिए रहेगा, 3 ईयर के लिए रहेगा, और ये पीरियड जो 25-26 है मेरे भाई, यहां से फॉर अ 3 ईयर पीरियड एंडिंग इन 2025-26। अब इसमें कौन से तीन प्रोग्राम है जिनको की क्लब किया जा रहा है? तो इसमें एक है प्रधानमंत्री KVY 4.0, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0। ओके, प्रधानमंत्री NAPS, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, और तीसरा हो गया मेरे भाई JSS। ओके, JSS क्या है? जन शिक्षण संस्थान। तो ये तीन स्कीम कौन कौन सी हो गई? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, और साथ के साथ जन सुरक्षा जन शिक्षण संस्थान स्कीम। इट विल नाउ बी कम द थ्री की कंपोनेंट ऑफ द कंपोजिट स्किल इंडिया प्रोग्राम। स्किल इंडिया प्रोग्राम के अब ये कंपोनेंट रहेंगे। ओके, डन। क्या गजब न्यूज आई है, इसको एक बार और पढ़ूंगा, देखूंगा और इसमें क्या क्या चीजें हैं। अभी तो न्यूज़पेपर में द हिंदू में सिर्फ इतना ही दिया हुआ था, लेकिन है इतने से ही बहुत काम बन गया अपना। नेक्स्ट, Amazon ने DGFT के साथ पार्टनरशिप कर ली है, किस चीज के लिए? 2030 तक 200 से 300 बिलियन US डॉलर का एक्सपोर्ट करना है। मतलब इसके साथ पार्टनरशिप में निर्यात को संभव करना है, कि हमें इतना निर्यात बढ़ाना है। बात समझ आ रही बेटा? अच्छा, आज चॉकलेट डे है। ओके, गुड 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 गुड, नाइस नाइस नाइस, एंजॉय करिए मेरे भाई, एंजॉय करिए, खूब एंजॉय करिए। अभी कंटेंट पे फोकस करिए, उसके बाद चॉकलेट डे मनाना। ओके, तो इधर आ जाइए। तो अमेजोन की बात करते हैं, न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इन दोनों ने अपनी जो पार्टनरशिप है उसको रिन्यू किया है मेरे भाई, पार्टनरशिप को फिर से। ये कहते हैं जो स्मॉल बिजनेसेस है देश में, इंडिया में, उनको हेल्प करनी है, उनकी जो रीच है ग्लोबल मार्केट तक पहुंचानी है थ्रू दी ई कॉमर्स। ओके, और 200 से 300 बिलियन US डॉलर के एक्सपोर्ट को बढ़ाना है 2030 तक, इनके माध्यम से इतना सक्षम करना है। क्या गजब की न्यूज है भाई, क्या गजब की न्यूज है। मतलब एग्जाम का पार्ट बननी है, कोई नहीं रोक सकता, नो बडी, मतलब नो बडी, नो बडी। ये कह रहे हैं MSME को हम लोग स्किल सिखाएंगे, रिसोर्सेस अवेलेबल कराएंगे जो उनके लिए जरूरत है ऑनलाइन एक्सपोर्ट तक पहुंचने की, ऑनलाइन एक्सपोर्ट को बढ़ाने की। मेरे भाई गजब न्यूज मेरे भाई। ठीक है, DGFT कह रहा है कि हम स्पेशलाइज ट्रेनिंग सेशन करेंगे 47 डिस्ट्रिक्ट में देश के, और जो Amazon का एक्सपोर्ट नेविगेटर टूल है उसको DGFT के ट्रेड कनेक्ट पोर्टल के साथ जोड़ा जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा एक्सपोर्ट को और आसान बनाने के लिए बिजनेसेस के लिए। ओके सर, ये सब कमेंट आपको दिख जाते, PDF मांग रहे बच्चे, वो नहीं दिख रहा। ओ माय गॉड, सॉरी, ऐसे बातें मत बोला करो यार, दिल पे लग जाती है। अगर आज बजट की PDF ना मिले ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम जो नाम दो वो नाम दे देना, मेरा नाम बदल देना, ठीक है? आज तुम्हें बजट की PDF मिल जाएगी, बजट की भी मिल जाएगी, मॉनेटरी पॉलिसी की भी मिल जाएगी, ये ओम्बड्समैन स्कीम की भी मिल जाएगी, सब मिल जाएगी।
ऐसे ऐसे बातें बोलोगे तो दिल पे लग जाएंगी मेरे भाई हैं। कौन सा गाना है? ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ऐसे करके ना, ਸਾਨੂੰ ਕੱਟਿਆ मन कर रहा हो ना डांस करने का, कर लो बैठे बैठे, क्या दिक्कत आ रही है? घर वाले कहेंगे पगला गया है लड़का तो, छुरियां भी पगला गई है, कर लो मेरे भाई। ठीक है, आ जाओ आगे, आ जाओ आगे, आ जाओ। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप साहब, भैया जी देखो, कोई पगला है नहीं पगला है, सर तो पगला गए हैं। WHO, हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। पेरिस एग्रीमेंट, हमें तुमसे नहीं है रखना रिश्ता, हम नहीं बनाएंगे तुम्हारे साथ वैलेंटाइन डे। ओके। UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, इससे भी बाहर हो गए। ठीक है, अब देखो ये कह रहे डोनाल्ड ट्रंप साहब कि सुनो सुनो सुनो, मैं एक ऑर्डर पे साइन कर रहा हूं जिसमें मैं ट्रांसजेंडर को बैन कर रहा हूं, ट्रांसजेंडर वीमेन को फ्रॉम कॉम्पिटिंग इन वीमेन्स स्पोर्ट, मतलब महिला खेलों में प्रतिस्पर्धा करने से प्रतिबंधित करने वाले कार्यकारी आदेश पर इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। क्लियर है बेटा? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया जिसमें कि वो कह रहे हैं कि हम लोगों को, मतलब मेंस को आउट ऑफ द वीमेन स्पोर्ट्स रखेंगे और ट्रांसजेंडर वीमेन को भी एंड गर्ल्स को फॉर कॉम्पिटिंग इन वीमेन स्पोर्ट्स। ओके, डन। ये वहां पर यूएस में नेशनल गर्ल्स एंड वीमेन इन स्पोर्ट्स डे रहा था, उस दौरान इस आदेश पर साइन किया गया था। डन बेटा। ट्रांसजेंडर वीमेन एंड गर्ल्स को ये यहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं। फिक्की एक्सपो सिटी दुबई ने अभी पार्टनरशिप करी है अहेड ऑफ 2025 एशिया पैसिफिक सिटी समिट। 2025 एशिया पैसिफिक सिटी समिट दुबई होस्ट करने जा रहा है, उससे पहले फिक्की ने और एक्सपो सिटी दुबई ने समझौता कर लिया है। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसने अभी एक्सपो सिटी दुबई है इसके साथ समझौता किया, किस चीज के लिए? इंटरनेशनल अर्बन कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए। इंटरनेशनल अर्बन कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए पद्मा अवार्ड PDF वो भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। आज अगर मैं ना दूं ना ये सारे PDF, तुम जो नाम रखो मेरे भाई वो रख लेना, मतलब मंडे को जब मिलो ना तो या तो कोई नाम सोच के आना, या तो फिर मेरे भाई मैं ही PDF आज शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो जीए भाई आशीष गौतम 1,29,000 टेलीग्राम ग्रुप, इसको ज्वाइन कर लो, इसमें आज PDF मिल जाएंगे सारे। नेक्स्ट, अभी जो एग्रीमेंट हुआ है किस दौरान हुआ? तो सिटीज इन एक्शन फोरम 2025 के दौरान इस समझौते को साइन किया गया। और एशिया पैसिफिक सिटी, देखो सिंपल न्यूज ये है कि एशिया पैसिफिक सिटी समिट होने वाला है। ओके, मेयर फोरम होने वाला है जो कि अक्टूबर में शेड्यूल है, और ये आपके कहां पर रहेंगे? एक्सपो सिटी दुबई यहां पर होस्ट किए जाएंगे। और इससे पहले यहां पर फिक्की ने और जो ये एक्सपो सिटी दुबई है, इन्होंने पार्टनरशिप कर ली है, किस चीज के लिए? इंटरनेशनल अर्बन कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए। ओके, डन बेटा। ये इवेंट इंडिया के डोमेस्टिक जो इनिशिएटिव है उसके साथ अलाइन है, जो भारत का स्मार्ट सिटी मिशन है या जो अमृत मिशन है, इसमें शहरों को मेरे दोस्त बेहतर बनाया जा रहा है। अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट, फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन है इसको सस्पेंड कर दिया है, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, है ना। तो इन्होंने कहा कि ना 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 ना, फीफा ने संविधान में संशोधन करने में विफल रहने के बाद पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया। और थोड़ा गहराई से समझते हैं, फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित किया है आफ्टर इट फेल्ड टू अमेंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एज रिक्वायर्ड फॉर द स्मूथ एंड फेयर गवर्नेंस ऑफ द स्पोर्ट्स इन द कंट्री। तो ये कहते हैं कि देश में स्पोर्ट्स की गवर्नेंस को और फेयर और स्मूथ बनाने के लिए आपको बोला गया था कि आप संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करें, लेकिन पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ऐसा नहीं कर पाया और इसलिए मेरे भाई फीफा ने यहां पर उसको निलंबित कर दिया है। ओके, और ये कह रहे हैं कि जब तक ये PFF कांग्रेस नेसेसरी अमेंडमेंट नहीं करती है तब तक ये सस्पेंड रहेगा। इवन पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का थर्ड सस्पेंशन है 2017 से, तीसरा सस्पेंशन है मेरे भाई। आईसीसी ने ऑफिशियल सॉन्ग लॉन्च के चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है ये मेरे भाई चैंपियन ट्रॉफी। तो आईसीसी ने जो अभी ये रिलीज किया है, अनाउंस किया है मेंस चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए ऑफिशियल सॉन्ग, इसका नाम है जीतो बाजी खेल के। जीतो बाजी खेल के मेरे भाई, ठीक है। भैया जी एडिटोरियल के लिए मैडम ने कहा है कि आज एडिटोरियल में बहुत गजब का मैं पढ़ा रही हूं सर। किंजल मैम कह रही हैं कि आज मैं एडिटोरियल में बहुत गजब का पढ़ा रही हूं सर, और अपने बच्चों को बोलिएगा कि आज अगर सेशन में नहीं आए तो PDF नहीं दी जाएगी। अच्छा देखो, आज आप लोगों को मेरे भाई किंजल मैम के सेशन में जाना है। किंजल मैम ने क्लियरली बोल दिया है कि आशीष सर अगर PDF आप दे रहे हैं तो एक शर्त और लगा दीजिए। मैंने कहा क्या मैडम?
तो वो कह रही हैं कि आप बोलिए बच्चों को कि पीडीएफ तब मिलेगी जब आज किंजल मैम के सेशन में जाके बोलेंगे कि सर हमें आशीष सर ने भेजा है, मैडम हमें आशीष सर ने भेजा है। समझ रहे हो? तो मैडम ने बुलाया, जाना तो पड़ेगा। तो मैडम के लिए चॉकलेट लेके जाना मेरे भाई। ठीक है, कल गुलाब का फूल आप लोगों ने दिया होगा, आज आपको चॉकलेट देनी है मैडम को। तो जैसे ही आप मेरा सेशन कंप्लीट हो, ठीक है, वैसे ही जाकर मेरे भाई उनको चॉकलेट दे देना, मैडम हैप्पी चॉकलेट डे, एंड एक मेरी तरफ से भी दे देना, ठीक है, और एक अपनी तरफ से भी दे देना। समझ रहे? और मैडम को बोलना कि मैडम आपकी वजह से हमें पीडीएफ मिल जाएगी। तो जाना जरूर मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। ऑफिशियल सॉन्ग जो है वो प्रोड्यूस किया है अब्दुल्ला सिद्दीकी ने। लिरिक्स जो लिखी है वो अदनान धूल ने लिखी है। ठीक है, नाम देखिए मेरे भाई, धूल है, हवा। तो असफंद यार असद इनके द्वारा लिखी गई, अदनान धूल। ठीक है, लिरिक्स। और ये गाना किसने गाया? सिंगर आतिफ असलम। तेरे बिन मैं कैसे जिया, कैसे जिया। समझ रहे हो मेरे भाई? भैया आतिफ असलम एक्स ब्राजील और रियल मैड्रिड डिफेंडर है मार्सेलो, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। ब्राजील और रियल मैड्रिड के डिफेंडर मार्सेलो, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया फुटबॉल से। ओके, और 5 चैंपियन लीग टाइटल भी, मतलब इनका जो ट्रॉफी करियर का अंत हुआ है संन्यास के साथ हुआ है, ट्रॉफी भरे करियर के साथ अंत होंगे, जिसमें 5 चैंपियंस लीग जीत भी शामिल थी। ये जरूर याद रखना, ब्राजील के थे। ठीक है, ये रियल मैड्रिड के लिए 2007 से 2022 तक खेले, फिर इन्होंने स्पेनिश क्लब को छोड़ दिया विद 25 ट्रॉफीज एंड 546 गेम इंक्लूडिंग 6 ला लीगा टाइटल। नाइस। ठीक है, देखिए जरा, इंटरनेशनल क्रिकेट में इनको प्रतिबंधित कर दिया। क्यों कर दिया भैया? मैगवायर को प्रतिबंधित कर दिया। ओके, तो आयरलैंड की जो एमी मैगायर है, ओके, नाम देखिए मैगवायर, इनके ऊपर अभी सस्पेंशन आ गया। रीजन है इंडिपेंडेंट असेसमेंट किया गया था, जिसमें बताया गया कि ये इलीगल बॉलिंग एक्शन यूज कर रही है, उसके चलते इनको प्रतिबंधित कर दिया, सस्पेंड कर दिया गया। ओके, एमी, आयरलैंड की एमी। ओके, अजय रेड्डी एक्स कैप्टन ऑफ विजुअली चैलेंज क्रिकेट टीम, इन्होंने भी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। अर्जुन अवॉर्डी हैं, फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन है विजुअली चैलेंज मेरे भाई अजय रेड्डी, और इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया स्पोर्ट्स से। इन्होंने 101 इंटरनेशनल मैचेस खेले, जिसमें T20 भी शामिल है। ओके, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, और एक एक्सीडेंट में इनकी आइज चली गई थी मेरे भाई, ठीक है, जब वो 4 साल के थे। ठीक है, और इनके फार्मर्स थे पेरेंट्स। तो यार देखो, इनके बारे में जरूर याद रखना, अर्जुन अजय रेड्डी एक्स कैप्टन ऑफ विजुअली चैलेंज क्रिकेट टीम, और इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है। अब देखो, ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज के बारे में। इसमें 65 शिप जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है, 9 सबमरीन और ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज। ट्रॉपिक्स की फुल फॉर्म है यहाँ पर थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज। ये अभी इंडियन ओशियन रीजन में चल रही है, जिसमें कि मेरे दोस्त ये नेवी वैसे इसको लीड कर रही है, और इसमें पार्टिसिपेशन आर्मी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड का भी है। ओके, ये हम लोग पढ़ चुके हैं सारा, ये वाला न्यूज फिर दोबारा न्यूज़पेपर में तो मैंने मेंशन कर दिया है। लास्ट न्यूज, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलिएशन, ये 6 फरवरी को मनाया जाता है। इसका थीम है स्टेप अप द रेस। ओके, ये कहते हैं कि जो फीमेल जेनिटल म्यूटिलिएशन है कंप्राइजेस ऑल प्रोसीजर, इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है ऑल्टरिंग एंड इंजरिंग द फीमेल जेनिटलिया, जेनिटेलिया फॉर मेडिकल रीजन, या फिर मेरे दोस्त फॉर नॉन मेडिकल रीजन। तो ये कहते हैं कि महिला जननांग को बदलना या चोट पहुंचाना इसमें शामिल रहता है गैर चिकित्सा कारणों से, और उसी को रोकने के लिए यहाँ पर ये डे मनाया जाता है। ये ह्यूमन राइट का वायलेशन है, इसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया। स्टेप अप द रेस इसकी थीम है। ये वाली न्यूज कल कवर करूंगा। ठीक है, ये वाली जो न्यूज है, ये वाली तुम लोग पढ़ना इसको मेरे भाई, ये वाली, क्योंकि अब सेशन बहुत ज्यादा ओवर हो जाएगा, टाइम नहीं तो। ठीक है, ये रहा सेशन, आई होप क्लियर होगा। ये Y168 आप लोगों के लिए मतलब Y168 पर मेरे भाई आप लोगों के लिए डिस्काउंट शुरू हो गया, 81% डिस्काउंट है सभी क्लासेस पर। ओके, मेरा वॉरियर प्रो बैच बजाय 1562 के आपको 1349 का मिल रहा है विद 12 मंथ वैलिडिटी। तो आप Y168 कोड यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ओके, और इसके साथ मेरे दोस्त डबल वैलिडिटी नहीं है, 12 महीने के लिए ये। ओके, इसके अलावा जो बैंक महापैक सिलेक्शन बॉक्स है, इसके ऊपर डबल वैलिडिटी प्लस 81% डिस्काउंट है। इसमें आपको बैंक महापैक के साथ प्रिंटेड बुक भी मिलती है, जो बिल्कुल बिगिनर है वो इसके साथ जाइएगा। सेम कोड Y168 आप यूज करिएगा। जाइए मेरे भाई, तुरंत किंजल मैम के सेशन को ज्वाइन करिए, और उनको बोलिएगा कि आशीष सर ने भेजा है। ओके, और पीडीएफ तब देंगे जब मैम एक बार आप हाँ बोल देंगी कि हाँ आशीष सर ने भेजा।